अप्रैल 1945 दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने को था। नाजी जर्मनी अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। बर्लिन के चारों तरफ सोवियत यूनियन की रेड आर्मी का घेरा था। रेड आर्मी ने नाजियों को पूरी तरह से बर्लिन में बंद कर दिया था और जर्मनी की सेनाएं इसे तोड़ नहीं पा रही थी। जब सोवियत फौज उससे भी आगे बढ़ने लगी तब हिटलर ने खुद को एक बंकर में बंद कर लिया। फिर आई 30 अप्रैल की तारीख। तड़के सुबह हिटलर को बताया गया कि अगर आज कामयाबी नहीं मिलती है तो बहुत बुरा होगा। सेना का गोला बारूद खत्म हो गया था। हिटलर ने कहा कि रेड आर्मी के मोर्चे को तोड़ने की अब भी कोशिश करनी चाहिए क्योंकि वो उसकी आखिरी उम्मीद थी। ये बात लगभग तय हो गई थी कि सोवियत यूनियन से नाजी जर्मनी हार चुका है। नाजी जर्मनी की हार यानी हिटलर की हार सिर्फ ऐलान होना बाकी था। हिटलर बंकर के अंदर ही छिपा था। उन दिनों उसका एक खासम खास अफसर हुआ करता था, जनरल कीटन। हिटलर के बंकर में मौजूद फोन में उसने संपर्क किया और कहा कि सोवियत आर्मी के मोर्चे को तो तोड़ने में हम नाकाम ही रहे, जर्मनी हार गया था। हिटलर ने फोन रखा और एक कमरे की तरफ चल दिया। कुछ देर बाद यहां से गोली चलने की आवाज आई। हिटलर ने खुद को गोली मार ली थी और यह हिटलर का अंत था। ये सारी बातें हिटलर्स लास्ट विटनेस द मेमोयर ऑफ हिटलर्स बॉडीगार्ड में शाया हुई थी। 2008 में किताब आई थी और इसे लिखा था रोशस मिस्क ने। हिटलर की मौत के साथ नाजी जर्मनी का खात्मा हुआ और इसे ही नाजीवाद का अंत मान लिया गया। नाजीवाद हिटलर की नाजी पार्टी की विचारधारा था, पर आज 21वीं सदी में भी नवनाजीवाद अपने पैर पसार ही रहा है। इस विचारधारा पर कई संगठन बन रहे हैं। अमेरिका समेत कई मुल्कों में ये संगठन अपने पैर पसार रहे हैं। ये संगठन नस्लवाद के पुरजोर समर्थक होते हैं। इनका मानना है कि पश्चिमी देशों में गोरों लोगों का ही वर्चस्व होना चाहिए। ये लोग दूसरे मुल्कों से आए लोगों की घर वापसी की वकालत करते हैं, आंदोलन चलाते हैं। आज के शो में आपका ऐसे ही कुछ संगठनों से तारुफ करवाएंगे। नमस्कार, स्वीकार कीजिए निखिल का आप खबर गांव का डेली इंटरनेशनल बुलेटिन राजदूत देख रहे हैं। नवनाजीवाद, अंग्रेजी में जिसे नियो नाजिज्म कहा जाता है, सरल भाषा में इसे आप नए नए नाजी कह सकते हैं। आज के ज़माने के इनकी विचारधारा को आप 5 पॉइंट्स में समझ सकते हैं। पहली है नस्लीय श्रेष्ठता। ये नाजी मानते हैं, ये नए नाजी, कि कुछ नस्लें दूसरी नस्लों से ऊपर होती हैं, श्रेष्ठ हैं। ये श्वेत नस्ल को सर्वोच्च मानते हैं, यानी गोरी चमड़ी वाले ऊंचे हैं, भूरी या काली चमड़ी वाले इनके नीचे आएंगे। अल्ट्रा नेशनलिज्म में मानते हैं, यानी अति राष्ट्रवाद। ये लोग अपने देश को सबसे ऊपर मानते हैं, बाकी देशों को नीचा दिखाते हैं। ये लोग लोकतांत्रिक मूल्यों का विरोध करते हैं। इनका मानना है कि एक नेता होना चाहिए और उसी के पास सारी शक्तियां होनी चाहिए, और ये लोग हिंसा के समर्थक होते हैं। पत्रकार बेन माकुच का 23 जुलाई को ब्रिटिश अखबार द गार्डियन में एक लेख प्रकाशित हुआ है। इस लेख में बेन माकुच ये सब लिख रहे हैं। अमेरिका समेत कई पश्चिमी देशों में ये गुट तेजी से फैल रहे हैं। ये गुट मार्शल आर्ट की क्लास या जिम या पार्क जैसी जगहों पर अपनी मीटिंग करते हैं। यहीं से संगठन रन भी किए जाते हैं। ग्लोबल प्रोजेक्ट अगेंस्ट हेट एंड एक्सट्रीमिज्म GPAHE एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है जो नस्लवाद, कट्टरता जैसे विषयों पर शोध करता है। 2023 में इसकी एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी। इस रिपोर्ट के मुताबिक इस तरह के नियोनाजी क्लब स्वीडन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, ब्रिटेन, फिनलैंड, इन सारी मैच्योर डेमोक्रेसीज में नए सिरे से उभर रहे हैं। और पहली बार लैटिन अमेरिका में चिली और कोलंबिया में भी इस तरह के कुछ संगठन देखने को मिल रहे हैं। GPAHE ने अपनी रिपोर्ट में एक्टिव क्लब नेटवर्क का नाम प्रमुखता से लिया है। ये नियोनाजी विचार को फैलाने के लिए डिसेंट्रलाइज्ड सेल्स की तरह काम करता है। स्लीपर सेल जैसे आतंकवादियों के होते हैं वैसे इनके हैं, यानी अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से गुट बनाए जा रहे हैं। ज्यादातर गुट जिम या किसी फिटनेस ट्रेनिंग सेंटर के नाम पे बनते हैं, जहां लोगों को फिट रहने के नाम पर ट्रेनिंग दी जाती है, पर असल में इन लोगों को हिंसा के लिए तैयार किया जाता है। खुद इस संगठन का फाउंडर कई बार मारपीट करते पकड़ा जा चुका है। नाम है रॉबर्ट रूडो। रॉबर्ट 2017 में डोनाल्ड ट्रंप के आलोचकों से भिड़ गया था। ट्रंप की आलोचना करने पर रॉबर्ट ने उस शख्स की खूब पिटाई की थी। रॉबर्ट पहले राइज अबव मूवमेंट नाम का गुट चलाया करता था। इस गुट का मानना था कि वो पश्चिमी सभ्यता के असली रक्षक हैं। मुसलमान, यहूदी और उदारवादी लोग मिलकर इसे बर्बाद कर रहे हैं, इसलिए इन लोगों का मुकाबला किया जाना चाहिए। संगठन सदर्न कैलिफोर्निया में बहुत एक्टिव था, स्ट्रीट फाइटिंग ट्रेनिंग देता था। राइज अबव मूवमेंट के लोग अपने वैचारिक दुश्मनों पर सीधे हमला किया करते थे। हमला मतलब फिजिकल वायलेंस की बात कर रहे हैं। रॉबर्ट रूडो का जन्म, जिसकी हम बार बार बात कर रहे हैं, न्यूयॉर्क में हुआ था। किशोरावस्था से ही लड़ाई झगड़े में रहता था। 2017 में पहली बार किसी बड़ी आपराधिक घटना में इसका नाम आया। दरअसल
उस साल वर्जीनिया में एक हिंसक घटना हुई थी। 2018 में पहली बार ये गिरफ्तार हुआ, लेकिन कुछ कानूनी खामियों की वजह से उसे छोड़ा गया और उसके बाद ये अमेरिका से फरार होकर यूरोप और फिर सर्बिया गया। यूरोप और सर्बिया में भी इसने इस तरह के फाइटिंग क्लब्स बनाए। सर्बिया में 2023 में उसे गिरफ्तार किया गया। अमेरिकी प्रशासन ने उसके प्रत्यर्पण की मांग की और पिछले साल उसे प्रत्यर्पित करके यूएस लाया भी गया। 2017 में वर्जीनिया वाला केस फिर से खुला। वर्जीनिया के अलावा भी उस पर कई और जगहों पर हिंसा भड़काने के इल्जाम थे, जैसे 2017 में कुछ रैलियों में हिंसा हुई थी। इसका आरोप भी रॉबर्ट रुंडो पर ही लगा था। इन सभी आरोपों में उसे दिसंबर 2024 को 2 साल की सजा सुनाई गई। भले ही रुंडो जेल में है, पर उसका मिशन पूरा करने के लिए बहुत सारे और लोग लगे हुए हैं यूएस में और बाहर भी। जिस गार्डियन की रिपोर्ट का हमने शुरू में हवाला दिया था, उसी रिपोर्ट में कहा गया है कि एक्टिव क्लब नेटवर्क की राह पर चलने वाले संगठन 27 देशों तक पहुंच गए हैं। इसी रिपोर्ट में थॉमस सिविल नाम के एक अन्य नियोनाजी एक्टिविस्ट का भी जिक्र मिलता है। सिविल ऑस्ट्रेलिया में रहता है। नेशनल सोशलिस्ट नेटवर्क और द यूरोपियन ऑस्ट्रेलियन मूवमेंट जैसे नियोनाजी राजनीतिक संगठनों का मेंबर है। खुद भी एक संगठन चलाता है जिसका नाम है लैड्स सोसाइटी। आपको शायद याद होगा कि 2019 में न्यूजीलैंड की क्राइस्ट चर्च मस्जिद पर हमला हुआ था। 15 मार्च का दिन था। जुमे की वजह से मस्जिद में भीड़ ज्यादा थी। तभी ब्रैंटन टेरन नाम का एक व्यक्ति मस्जिद में घुसा और उसने अंधाधुंध फायरिंग की थी और इसका वीडियो फेसबुक पर लाइव भी किया था। इस हमले में 51 लोगों की जान गई और 89 लोग बुरी तरह जख्मी हुए। ब्रैंटन टेरन नाम के जिस शख्स ने यह हमला किया था, उसे सीवेल से उसके संगठन में शामिल होने का न्योता मिला था। सीवेल एक घोषित नियोनाजी है। हालांकि ये बात 2017 की है। खुद सिविल ने इस बात का दावा किया है। वैसे इस आतंकी हमले में शामिल ब्रैंटन टेरन के विचार भी नियोनाजीज्म से प्रभावित ही थे। वापस लौटते हैं गार्डियन की रिपोर्ट पर। इस रिपोर्ट में कू क्लक्स क्लैन नाम के एक व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट ग्रुप का भी जिक्र है। ये अमेरिका का एक सीक्रेट ग्रुप है जो मानता है कि अमेरिका पर हमेशा एक गोरी चमड़े वाले प्रोटेस्टेंट का ही शासन चलना चाहिए। इसे नियोनाजी की श्रेणी में रखना बिल्कुल एक्यूरेट तो नहीं होगा, लेकिन कई नियोनाजी गुट इससे प्रेरणा लेते हैं। इस संगठन के मानने वाले कई लोग आज नियोनाजी गुटों से जुड़ रहे हैं। इस संगठन को शॉर्ट में के बुलाया जाता है। आगे हम भी बुलाएंगे। अब तक हमने जिन 2 नव नाजी गुटों का जिक्र किया, वो अमूमन देश के अल्पसंख्यकों और काले लोगों के खिलाफ कैंपेन चलाते थे, लेकिन कू क्लक्स क्लैन इसके साथ साथ कैथलिक क्रिश्चियंस का भी विरोध करता है। इस गुट का इतिहास हिटलर से भी पुराना है। 3 चरणों में आपको समझाते हैं। पहला चरण अमेरिकी सिविल वॉर के बाद आया। युद्ध के बाद जब गुलामी खत्म कर दी गई, इस गुट ने काले लोगों को वोटिंग राइट्स, शिक्षा वगैरह से वंचित रखने का पूरा प्रयास किया। इस संगठन के लोग रात को मास्क पहनकर काले लोगों की लिंचिंग करते थे। 1871 के अंत तक इस संगठन को दबा दिया गया। दूसरी बार इस संगठन का उरूज हुआ 1915 में। इस साल द बर्थ ऑफ ए नेशन नाम की एक फिल्म आई। इस फिल्म ने के की विरासत फिर से ताजा की। इतिहासकार बताते हैं कि 1920 के दशक में इस संगठन के सदस्यों की संख्या 40 लाख पहुंच गई थी, लेकिन दूसरे विश्व युद्ध के खात्मे तक इस संगठन का असर कम होता गया। तीसरी बार 1960 के दशक से फिर से संगठन मजबूत होना शुरू हुआ और आज अमेरिका और कनाडा में एक्टिव है। अब ये सिविल राइट्स मूवमेंट का विरोध करता है। मुसलमानों, LGBTQ और ब्लैक लाइव्स मैटर जैसे आंदोलनों के खिलाफ कैंपेन चलाता है। पर सवाल उठता है कि 21वीं सदी में नए नाजी संगठनों को बाहर हो क्यों रहा है। 2 पॉइंट्स में समझाने का हम प्रयास करेंगे। पहला, पिछले कुछ सालों में दुनिया के कई देशों में दक्षिणपंथी सरकारें बनी हैं। आप नाम नोट कर सकते हैं। यूएस में डोनाल्ड ट्रंप है, इजराइल में बेंजामिन नेतन्याहू हैं, इटली में जॉर्जिया मेलोनी है, हंगरी में विक्टर ओरबान है, सर्बिया में अलेक्जेंडर वुचिच हैं। कोई नाम छूट जाए तो आप कमेंट कर भी सकते हैं। इसके अलावा फ्रांस, स्वीडन और जर्मनी जैसे देशों में भी दक्षिण पंथ का उभार हुआ है। जानकार कहते हैं कि इन सरकारों ने इस तरह के नियोनाजी गिरोहों को छूट दी हुई है। दूसरा पॉइंट यह है कि पिछले 2 दशक से दुनिया में खूब लड़ाई झगड़े भी चल रहे हैं। वॉर ऑन टेरर हुआ, तब अफगानिस्तान और इराक से लोग भागे, फिर सीरिया लीबिया में तबाही आई, अब यूक्रेन और गजा में जंग चल रही है। ये सब लोग बचकर यूरोप भाग रहे हैं। वहां के लोगों को लग रहा है कि ये लोग हमारी संस्कृति खत्म कर देंगे, इसलिए नियोनाजी गुटों का प्रभाव बढ़ रहा है। नियोनाजिज्म पर हमारा प्रेजेंटेशन फिलहाल यहीं तक रहेगा। हम इस खबर पर बने रहेंगे। अभी के लिए कंक्लूड कर रहे हैं। 2 अपडेट्स और देखे जाएंगे आपको। पहला अपडेट थाईलैंड और कंबोडिया के बीच जारी तनाव से जुड़ा हुआ है। दोनों देशों के सीमा विवाद ने अब प्रॉपर हिंसक रूप ले लिया है। दोनों देशों की सेनाएं आपस में भिड़ रही हैं, जिसमें अब तक 10 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। इसमें कई आम नागरिक भी शामिल हैं। एयर कैंपेन की भी खबरें आ रही हैं। दोनों देश अलग अलग दावे कर रहे हैं। हम आपको दोनों बता रहे हैं। थाई फौज के मुताबिक कंबोडियाई सैनिकों ने पहले हमला किया। उन्होंने भारी हथियारों से बिना किसी टारगेट के गोलीबारी की, जिससे 10 नागरिक और 1 सैनिक मारा गया।
कई घायल हुए। वहीं कंबोडिया का कहना है कि उन्होंने तो आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की, उन पर हमला पहले हुआ था। थाईलैंड के 4 इलाके उबोन, रत्वाथानी, सी साकेत, सुरिन और बुरीरम में फायरिंग हुई है। वहां के स्कूल बंद हो गए हैं और लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाया गया है। थाईलैंड ने कंबोडिया से अपने राजदूत को वापस बुला लिया है। कंबोडिया ने भी अपने राजनयिकों को थाईलैंड से बुला लिया है वापस और थाई राजनयिकों को देश छोड़ने का हुक्म दे दिया है। थाईलैंड के केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर फुमथम वेचयाई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जब तक लड़ाई बंद नहीं होती तब तक बातचीत नहीं होगी। थाईलैंड ने युद्ध की घोषणा तो नहीं की, लेकिन अपनी सीमा की रक्षा के लिए कार्रवाई की है। इस बात की चर्चा दुनिया भर में इसलिए भी हो रही है कि थाईलैंड की सेना ने कंबोडिया के सैन्य ठिकानों पर हमले के लिए F-16 का इस्तेमाल किया है। साथ ही सीमा पर गोलीबारी भी हुई। थाई सेना ने बताया कि विवादित सीमा क्षेत्र में तैनात किए गए 6 F-16 लड़ाकू विमानों में से एक ने कंबोडिया में एक सैन्य ठिकाने को निशाना बनाया है। दूसरा अपडेट प्रधानमंत्री मोदी की ब्रिटेन यात्रा से है, जहां से FTA की खबर आई है। बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कियर स्टारमर ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर साइन कर लिया है। ये डील करीब 3 साल की बातचीत के बाद पूरी हुई। इससे दोनों देशों को व्यापारिक फायदा मिलने की उम्मीद है। भारत को क्या फायदा होगा? भारत की चीजें यूके में सस्ती होंगी, जैसे कपड़े और जूते। गहने और फूड आइटम्स और यूके की चीजें भारत में सस्ती होंगी, जैसे विस्की, जिन, लग्जरी कार्स, मेडिकल डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक्स। ब्रिटेन की सरकार के मुताबिक ये डील हर साल यूके की इकॉनमी को लगभग 55,000 करोड़ का फायदा पहुंचाएगी। इसके अलावा भारत के इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों को यूके के बाजार में एक्सेस मिलेगा। भारत से यूके में एडवांस मैन्युफैक्चरिंग के लिए पार्ट्स और कंपोनेंट्स भेजना सस्ता होगा। इस डील में अवैध प्रवास रोकने के लिए एक प्लान को भी शामिल किया गया है। इस डील को भारतीय कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है। अब इसे यूके की संसद की मंजूरी का इंतजार है। इसे पूरी तरह से लागू होने में करीब 1 साल का वक्त लग सकता है, क्योंकि रेटिफिकेशन वगैरह बचा हुआ है। इसी नोट पर हम साजिद का लिखा और नेवी का रिकॉर्ड किया ये एपिसोड राजदूत का कंक्लूड करते हैं। आप अपना ख्याल रखिए और खबरगांव को देखते रहिए। शुक्रिया। शुभ रात्रि।